जो हमारा ये पाठ्यक्रम है, ये वैदिक विज्ञान और एनसीईआरटी दोनों मिक्स है। मिक्स क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में जो बहुत बातें या कुछ बातें असत्य हैं या अधूरी हैं, उनको उनकी हम पूरी जानकारी वैदिक विज्ञान से दे रहे हैं। यदि वर्तमान विज्ञान की जो अधूरी जानकारी है या असत्य है, यदि इसको हमने पूर्ण नहीं किया तो ये विश्व रूप है। तो ये हमारी पूरे वायुमंडल को जैसे प्रदूषित कर ही रही है, और रोगों की संख्या तो बढ़ा ही दी है। सरकार खुद कह रही है कि 90% मनुष्य रोगी हो चुके हैं। क्योंकि जो वर्तमान विज्ञान में जो असत्य है, अधूरी जानकारी है, वो विष रूप है। यही उसका कारण है। विष का थोड़ा उदाहरण बता दूं। जैसे अपने मटका भर के खीर बनाई है ना, थोड़ा सा जहर डाल दिया उसमें, तो खीर भोजन के योग्य रहेगी? वो नहीं रहेगी। यही कारण है कि जो वर्तमान विज्ञान ने जो अधूरी जानकारी दी है, उसको हमें वैदिक विज्ञान से पूर्ण करना है। और दोनों को पाठ्यक्रम हम मिला के तब पढ़ेंगे, तब हम इससे 100 वर्ष या उससे भी अधिक स्वस्थ सुखी रह सकते। ये कक्षा 6 का तीसरा अध्याय है, जिज्ञासा, जो नई पुस्तक है। उसमें जो विषय है उचित आहार और स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। ये विश्व में कितना बड़ा स्कैंडल है। स्कैंडल कैसे स्कैंडल है? भारत सरकार का जो बजट है वो करीबन 40 करोड़ रुपए है प्रति वर्ष, और जो दवाई का बजट है वो भी लगभग इतना ही है, 40 लाख करोड़ रुपए। दवाई का बजट। हम भोजन अच्छी से नहीं ले रहे, पूरा हमने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया, और 90% लोग बीमार हो रहे, हॉस्पिटल भरे पड़े। और देखो, हमारे जो परंपरा में आया, छठी में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझने लगता है, तो वही पहला ही अध्याय मतलब वो दिया है इसमें, उसी छठी कक्षा में। उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। कितना बड़ा टॉपिक है। टॉपिक कितने का है ये? 40 लाख करोड़ का। प्रतिवर्ष। ऐसे नहीं कि एक साल खत्म होकर ये खत्म हो जाएगा। 40 लाख करोड़ का टॉपिक है ये। अब क्या है, अब अपन करेंगे भोजन की हमें आवश्यकता क्यों है। ये हम तो करेंगे ना, हमको नहीं करना भोजन, पर उसका कारण है। कारण क्या है? हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिका से बना ये। 37 लाख करोड़ कोशिकाओं से बना ये। और ये कोशिका क्या है? प्रतिदिन लगभग 200 से 300 अरब लोग कोशिका बनती है। नहीं, और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं, कोशिका निर्माण के लिए, पुरानी क्षतिग्रस्त जो उनके लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, और शरीर की जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होती। मतलब अपन लेते हैं इसमें भोजन, और मानो 37 ट्रिलियन ये
कोशिका हो गई। और प्रति सेकंड जो है लाखों में है, ये 20 से 40 लाख। देखो ये प्रति सेकंड कितनी बन रही, ये इतनी कोशिका बन रही प्रति सेकंड। हाँ, इसलिए हमें भोजन की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे प्रमाण नहीं है, वैदिक विज्ञान के प्रमाण नहीं, ये वर्तमान विज्ञान के प्रमाण है। ये कहां से लिया हमने प्रमाण, ये एन एस्टिमेशन द नंबर्स ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी, 37 लाख ट्रिलियन होने का अनुमान है ना। और ये सेल जो है रोजाना बनने का भी जो है, और ये 200, ये भी नहीं कही है सेल टर्नओवर, विभिन्न वैज्ञानिक सूत्र है ना, 200 से अरब कोशिकाएं प्रति सेकंड लाखों। तो इसलिए भोजन की हमें आवश्यकता, कितना काम चल रहा शरीर में हमें पता नहीं है। ठीक है ना, ये तो हो गया ये। अब हम इसके जो भोजन है ना, वैदिक विज्ञान पर विवेचना करेंगे अपन, इसकी क्या है कहानी। देखो, हमने भोजन कोई सा भी लिया तो हम इस रूप में लेते हैं, मॉलिक्यूल अवस्था में। किस में लेते हैं हम, क्यों भाई अंशुल भाई, मॉलिक्यूल में है कि नहीं है। ठीक है, ग्रहण किया, अमावस्या आंत आदि में वह कहां तक भोजन टूटता है विभिन्न में, पहले एटम में टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स आदि में टूटेगा, फिर वायु में टूटेगा, ये आकाश तत्व में टूटेगा, मन में, अहंकार में, और सत में तत्व में, सत रज तक विक्षुब्ध होता है। वर्तमान विज्ञान तो यहीं तक जानता, केवल यहीं तक। यहां चैप्टर क्लोज हो जाओ उसको। और भोजन कहां तक टूटता है, ये यहां तक। और यहां इंद्रिय अहंकार से इंद्रियों का निर्माण होगा, बताता हूं अभी आपको। यहां तक टूट गया, विक्षुब्ध हो गया, फिर वापस इसी से ही 10 इंद्रिया, मन और मोलिकुल कोश आदि तक का निर्माण होगा। यहां से शुरू हुआ टूटना, एटम में टूटा, इलेक्ट्रो क्वार्क में टूटा, वायु वैक्यूम ऊर्जा में टूटा, टूटता टूटता मैत्र जो 17 जैसे अपने भोजन किया है, सात्विक भोजन किया, तामसिक किया, या जैसे भी किया, तो ये यहां तक जो है ये टूट गया। अब कहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए, इसलिए मैत्र तक ही। ठीक है, यहां तक आ गए। अब फिर क्या होता है, अगले चरण बताता हूं इसमें। जितना यहां तक समझ में आ गया, यहां तक टूट गई है ना। और वर्तमान विज्ञान यहां तक बात करता है केवल। अब जो है आगे अपन बात करते हैं। ईश्वर ही अरबों कंपन करेगा उसमें, अंदर ही अंदर। वो मेरे प्रमाण है, मैं सारे ऋषियों के प्रमाण है मेरे पास, अपना कुछ नहीं है। अरबों कंपन द्वारा किए गए भोजन को विक्षुब्ध करता है। फिर हमारे कर्म, एक तो यह कर्म शब्द आ गया, देखो, और हमारे विचार, दोनों को ध्यान रख लेना भाई। यदि विचार भी गलत होंगे तो भी ईश्वर दंड देगा। और वो हमने पूर्व बता चुका, जितने वेदोक्त कर्म है वे सबसे हमको पुण्य मिलता है, और जो उसके विरुद्ध है वे हमारी हानि। हमारे कर्म के अनुसार और हमारे विचार के अनुसार। और फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। भाई जैसे हमारे कर्म करे और जैसे हमारे विचार हुए, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। विक्षुब्ध हुए, सात्विक भोजन या जैसे हमने भोजन किया, उस महत्रूप
सत रज तम गुण वाला जिसमें जिसकी प्रधानता हो। सत की प्रधानता है, रज की प्रधानता है या तम की प्रधानता है। जैसा आपने भोजन किया उसके आधार पर फिर वो क्या करता है, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार ये बनाएगा। और फिर इस वैकारिक अहंकार और तेजस अहंकार से बनेगी 10 इंद्रियां, इससे और इससे। और इससे जो बनेगा भूतादि अहंकार, इससे शरीर की रचना होगी पूरी। तम की प्रधानता से क्या हुआ, अच्छा ये जो वैकारिक है ये सत प्रधान, सत, और यह है रज, और यह तम। तम से तो शरीर बना, पर सत और रज ये बनेगी 10 इंद्रियां। ये सत प्लस रज यहां लिख देता हूं। इंद्रिया बनेगी, हाँ। इंद्रिया कौन सी, 5 इंद्रिया कौन सी है, 5 ज्ञान इंद्रिया। क्या क्या, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिया कौन सी है, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। इनको ऊर्जा आंख देखने की, देखो एक तो ये मटेरियल स्थूल रूप है, पर जो अंदर जो जिसे देखते हैं वो चक्षु इंद्रिया है। आंख की चक्षु इंद्रिया, संस्कृत में चक्षु बोलते हैं उसको। चक्षु कान का स्रोत हो जाएगा, नाक का नासिका और जीभ का घ्राण, ऐसे मतलब, पर मोटा रूप है, बच्चे समझ में आ जाए जिससे। तो इनसे ही ये सत, वैकारिक और तेजस अहंकार से ये क्या बनेगी, 10 इंद्रियां बनेगी। और बाकी जड़ जो शरीर है पूरा बनेगा वो तम से बनेगा। और फिर इस जड़ वाले से ही आकाश तत्व, अच्छा प्रधानता है, ऐसा नहीं है कि उसमें स्पेस में सत रज नहीं है, प्रधानता। जैसे दिन और रात है, सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, ऐसी प्रधानता है उसमें। फिर वायु तत्व बनेगा, ऊर्जा जिसको बोलता है, अग्नि तत्व बनेगा, जल तत्व बनेगा, पृथ्वी तत्व बनेगा, और कोशिका आदि का निर्माण होगा। अच्छा, यहां ध्यान देने की बात है कि यदि हमारे भोजन में सात्विक नहीं होगा तो हमारी 10 इंद्रियां को समुचित ऊर्जा नहीं मिल पाएगी एवं इंद्रियां अस्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार अर्थात सतरज की प्रधानता से इंद्रियों का निर्माण होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जो अपन सात्विक की बात कर रहे हैं, सात्विक की बात कर रहे हैं अपन, सात्विक पदार्थ के लिए क्या करना पड़ेगा। सात्विक खाद्य पदार्थ के लिए हमें वैदिक विधि से कृषि कार्य में फसल को खाद, देसी गो आधारित जीवामृत और घन जीवामृत दे करके खाद्य पदार्थ तैयार करने होंगे। यदि हमने यहां रासायनिक और यूरिया डाल दिया या कीटनाशक डाल दिया तो वो भोजन जहरीला हो जाएगा और सात्विक नहीं रहेगा, और हम सब बीमार पड़ जाएंगे, जैसे अभी वर्तमान में सभी पड़े हुए हैं। आज डॉक्टर के यहां के जाकर देखो, जो नई नई शादी हो रही है, डॉक्टर कह रहे 30% हमारे जो नवयुवक है वो नपुंसक हो गए, मतलब बच्चे पैदा करने लायक नहीं बचे हुए। तो किसे तैयार करना होगा, देसी गाय, ये देसी गो आधारित, ये वेद में मंत्र है उसमें, फसल को देसी गो आधारित जीवामृत। जर्सी गाय का भी नहीं चलेगा, देसी का चलेगा, भैंस का भी नहीं चलेगा, देसी गाय और बैल, क्योंकि उसी में ही 1 ग्राम जो गोबर का, देसी गाय गोबर है, 300 करोड़ जीवाणु रहते हैं। और जो जर्सी गाय है उसमें तो 70 लाख, मतलब जर्सी गाय तो पूतना है, जो डायन जिसको बोलते हैं, वो खा जाती है, ऐसे खा रही है वो तो सबको।
तो किससे करना खेती? देसी गौ आधारित। ठीक है। यदि हमने मांसाहार या रासायनिक खाद कीटनाशक से तैयार भोजन के रूप में ग्रहण किया, तब ईश्वर की न्यायावस्था और हमारे शरीर के अंगों का समुचित ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिससे शरीर के अंग स्वस्थ और कार्य नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर रोगी होकर अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आपको समझ में? सात्विक भोजन कैसे तैयार होगा? खेती करने से। उसमें क्या करना पड़ेगा? देसी गाय, जीवामृत और गंजोत बना के अपनों खेती करनी पड़ेगी। अब ये हम अपने प्रमाण देख लेते हैं, क्योंकि भाई यदि हमारे पास प्रमाण नहीं होंगे तो हम जो है हमारी बात को कोई भी काट सकता है। अथा तो ब्राह्मण देवता अतः पुनर्जायन्ते, ये ऐतरेय ब्राह्मण 40वां अध्याय और 5:1, ये समझ लो इसको। क्या लिखा है इसमें? इस सृष्टि में प्रत्येक मूलकण, एटम, आयन विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म रश्मियों से 6 स्तरों पर आच्छादित रहते हैं। 6 स्तर रहते हैं इस पर, ऐसे एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे आच्छादन रहता है इसमें। ठीक है, आच्छादित रहते तभी मॉलिक्यूल बनता है, क्वार्क बनता है। कितने हो गए? 6 स्तर। ठीक है। इनमें से कुछ पदार्थ इन कणों के भीतर और बाहर दोनों स्थान पर रहते हैं। जब ये कण अन्य कण के संयोग करते हैं तब उन दोनों के बीच में डार्क एनर्जी का, जो जिसको वर्तमान विज्ञान जानता ही नहीं, डार्क है सूक्ष्म रूप प्रकट होकर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करने का प्रयास करता है। उस समय का दोनों के कण 6 स्तर वाला पदार्थ अति विक्षुब्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 6 महीने मां का दूध पीता है कि नहीं पीता, तो उसमें लाल रक्त कैसे बना उससे? भाई दूध तो सफेद पिया ना उसने। पोषक तत्व रहते हैं ना सभी। ये यहां तक टूटता है, वो जो बताया मैंने ऊपर कहानी, मैं तक टूटता है, वापस फिर उससे बनते हैं। पोषक तत्व तो है, पर कलर कैसे उत्पन्न हो गया? कलर भी तो उत्पन्न होना चाहिए ना, कलर कैसे होगा उसमें लाल रंग? तो टूटा ना सर मुझे। हाँ टूटा, तो वो तो कहते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन तक कहते हैं, उसको रंग को पता ही नहीं कैसे होता है। वर्तमान में जान जाए रंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। ये भी भाई अंशुल भाई हमारे एमएससी किए हुए हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हमारे अंशुल भाई भी फिजिक्स में एमएससी किए हुए हैं। हम यहाँ कोई बात ऐसे गप नहीं कर सकते, सामने बैठे हैं हमारे भाई। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उस पर लेयर रहती है, वो वहां जो मैंने पहले बताया था उसका प्रमाण दे रहा हूं मैं कि यहां तक टूटता है भोजन, मैं तक। ठीक है, अब दूसरा प्रमाण देता हूं मैं। देखो, एक ये दूसरे अध्याय की यात्रा ब्राह्मण ग्रंथ के दूसरे अध्याय की पहली कंडिका तीसरा, ये इसमें दूसरा अध्याय है और एक कंडिका तीसरा कंडिका ही है 1:3 का। उसमें क्या कह रहा? संसार की सभी प्रकार की गति और संगति क्रिया महत, देखो ये जो मैं कह रहा था ना, महत तक टूटता है, ये से ही प्रारंभ होती है और इसी में इनका अंत होता है। अंशुल भाई किसका कथन है ये? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय का, मेरा नहीं है ये। ऐतरेय महिदास, मैं ऋषि ऐतरेय महिदास। और ऋषि कौन होते हैं? जो समाधि में जाते हैं और सूक्ष्म पदार्थ को देख सकते हैं, अष्टांगों का पालन करते हैं। देखो स्पष्ट बोल दिया भाई यहां पर, महत्व मन तक वाक तब तक प्रारंभ होती है और वही उसका अंत होता है। प्रारंभ भी वही से, अपना भोजन वहीं तक अंत हुआ उसका, और यहीं से फिर प्रारंभ होगा। ठीक है, अब वैसे कलर भी बनेंगे। कलर भी यहीं से निर्माण होता है, यहीं से होता है, मन से होता है कलर। तो एक्चुअली में मन में जो वाइब्रेशन उठते हैं,
मन में जब यहां पर जो है गायत्री को उठेंगे, गायत्री रश्मि को उठेंगे, उसमें सफेद कलर है, श्वेत है। और फिर आएगी उष्णिक, उष्णिक का क्या है, सारंग है, उष्णिक का कलर स्पंदन। अनुष्टुप का जो है पीला है, और फिर बैथी का काला है, पंक्ति का नीला है, और त्रिष्टुप का लाल है। जो त्रिष्टुप चंद्र रश्मि है उसका कलर लाल है, वो अगले विषय में आएंगे, वहां पढ़ाएंगे आगे आगे उसे। और जगती का जो है गौरवर्ण है। ठीक है अंशुल भाई, ये मैथ देख लिया आपने, मैथ। हाँ मन, इसी पर यहीं तक यहीं से पढ़ो, यही अंत हो गया। भोजन किया तो यहां तक अंत हो गया, और फिर यहीं से ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्राण तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप वाक मैं तत्व के बिना कोई सृजन कार्य नहीं कर सकते। देख लो, मैं तत्व के बिना कोई भी सृजन काम नहीं हो सकता। ठीक, बन ही नहीं सकता। फिर अपेक्षित ऊर्जा वाली कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग यदि किसी कण प्रतिक्रमण प्रवृत्त होती है तो वही वाक, तो वही फिर यहां भी वही कह रहे, देखो इसके बिना नहीं होगा कुछ भी, कोई रश्मि नहीं बनेगी। वो कह रहा कोई चुंबकीय तरंग किसी कण प्रतिक्रमण में प्रवर्तित हो तो वह वाक एवं मैथ तक के संपर्क में बिना ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है भाई, आगे चले, समझ में आ गया भाई। मैथ तक टूटेगा, यहां से टूटेगा रिवर्स, 6 आचरण उसको डर के रहेंगे और मैथ तक टूट जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आगे बताते हैं। फिर आगे ये है हमारा जो प्रमाण दे रहे हैं हम, ये वाला, ये प्रमाण है सुश्रुत संहिता का। सुश्रुत में ऋषि है ना, जिसका पूरे विश्व में जानते हैं, जो चरक से सुश्रुत, इसका फोटो भी लगाया, अमेरिका में भी लगा फोटो, ऑस्ट्रेलिया में लगा। ये शरीर के वैज्ञानिक रहे, शारीर के वैज्ञानिक रहे, डॉक्टर के सबसे जो परंपरा में उन सबसे बड़े डॉक्टर है ये। हाँ ऋषि थे, ये ऋषि थे हमारे हजारों साल पहले। क्या कह रहे हैं, अब देखो क्या कह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अहंकार तत्व सत, रज व तमस की प्रधानता से क्रम से वैकारिक, तेजस, भूत आदि नाम वाला होता है। जो सत बन गया वो बन गया क्या, वैकारिक। तेजस क्या बन गया, तमस, सॉरी एक मिनट भैया, ये तेजस है, तेजस बन गया। ओ भैया चढ़ जाता था। सत से क्या बन गया, वैकारिक। रज से क्या बन गया, तेजस। ठीक है, और तम से बन गया क्या, भूत आदि। ये नाम वाला तमस से क्या बन गया, ये भूत आदि। ठीक है भाई। वैकारिक अहंकार से आंत इंद्रिया संजक मन और 10 इंद्रिया उत्पन्न होती है भाई। किससे हो रही है, वैकारिक, सत से। ये सत से बन रही है, परंतु इस क्रिया में तेजस का भी सहयोग रहता है, तेजस अहंकार का, इसका भी, मतलब सत और रज। सत और रज इंद्रिया किससे बनेगी, ये देखो, ये तेजस, ठीक है, और ये बना वैकारिक के दोनों। इससे क्या बनी, इंद्रिया 10 इंद्रिया बन गई इससे। इसका से तमोगुण को उल्लेख नहीं है, चलो ये तो ठीक है कोई। और तमोगुण प्रधान भूत आदि अहंकार से, तेजस अहंकार के सहयोग से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। जो ब्रह्मांड बना है वो तमोगुण की प्रधानता से बना है। जैसे पहाड़ बने, भूमि बनी, जो भी है उसमें तमगुण की प्रधानता है। पर जो इंद्रिय बनी है वो सत
और रज की प्रधानता से बनी है ये। हाँ, अब बताता हूँ 17 नेगेटिव से। चलो इसको पूरा करने फिर बता देता हूँ, है ना। इसको समझा के देखो, किसी भी कण को बनने में सूक्ष्म वस्तुओं का उत्सर्जन विसर्जन, जैसे अपने भोजन किया तो यूरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उत्सर्जन कुछ लेती है कुछ देती है। यदि लिया लिया दिया नहीं है तो विकार हो जाएगा। जैसे अपने भोजन किया और पोटी गए नहीं तो हम हो जाएंगे बीमार। तो ये उत्सर्जन और विसर्जन, इसके बिना कोई भी कण नहीं बन सकता। और वो कहते हैं कि 107 करोड़ सूक्ष्म उत्पन्न होती है, 107 करोड़, 107 करोड़ उत्पन्न होते हैं, करोड़ों अरब चल रहे पेट में ही। और ईश्वर को हम कह रहे हैं कि ईश्वर को दिखाओ, क्या कहते हैं, ईश्वर को दिखाओ। अरे भैया काम, तुम भोजन तुम पचा रहे हो क्या, दूध दूध सफेद पी रहे तो लाल तुम कर रहे हो क्या, अंदर खून को मांस तुम बना रहे हो क्या। ठीक है, ये तो हो गया ये काम। अब आप कह रहे सत्य। देखो इसमें जड़ का प्रभाव अलग है और चेतन का प्रभाव अलग है। दो सत्ता बताई थी, चेतन और जड़। जड़ पर तो क्या है, आकर्षण, और प्रकाश। जो लाइट जल रही नहीं, ये सतगुण की वजह से बनती है। ठीक है, आकर्षण, जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन अंदर बंधे हुए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो सारा किसकी वजह से है, सतगुण की वजह से। ये प्रकाश किसकी वजह से है, सत की वजह से। और चेतन में क्या आता है इससे, सुख, प्रसन्नता। चेतन में क्या आएगा, फिर रज, रस, इसमें तो आकर्षण आया, इसमें आएगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण और क्रियाशीलता। आकर्षण होगा, देखो यदि आकर्षण हो गया ना, जैसे मैं हाथ मिला रहा हूं तो आपको तो पता ही है कोई आपस में टकराता कुछ नहीं है ना, क्योंकि बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, तो वही प्रतिकर्षण बल जो है रज काम करता है वहां पर। ठीक है, और चेतन में क्या काम करेगा, ये उत्साह बढ़ाएगा, क्रियाशीलता बढ़ाएगा, काम करो नहीं ठल्ला मत बैठो। चेतन में प्रभाव आएगा, उत्साह बढ़ाएगा, भाई काम करो कुछ, रज गुण क्रियाशील। और फिर आएगा तम, है ना, तम। तम में जड़ में आएगा, द्रव्यमान उत्पन्न हो जाएगा इसकी वजह से। किस क्या उत्पन्न होगा, जड़ता। वर्तमान विज्ञान को तो पता ही नहीं है कि द्रव्यमान क्या, कहां से उत्पन्न होता है। गप मार रहा है, बोले हिग्स पार्टिकल से जो है, किससे कहता हूं, हिग्स पार्टिकल, बोसोन, बोसोन के कारण बोला द्रव्यमान आ रहा है। ऐसा गप दे रहा है वो, बस पूछो मत। सृष्टि उत्पत्ति को लेकर के 30 थ्योरी है उनके पास में, 30 से ज्यादा थ्योरी, और हर थ्योरी का अपने पास गणित है, सब गणित से सिद्ध कर दिया उन्होंने। अब ये बताइए कि सत्य एक होता है कि 30 होते हैं, दो भी नहीं हो सकते। तो द्रव्यमान का गुण का तम की वजह से होता है, जड़ता। और चेतन में क्या प्रभाव आएगा इसका, मूर्खता। मूर्खता आएगी, क्रोध,
लालच, जो पेट ही नहीं भर रहा, लालच आ गई, मूर्खता आ गई, और भाई मुंह पे जड़ता आ गई, क्रोध आ गया, और क्या चाहिए, यही बहुत है डुबाने के लिए तो, कि और भी कुछ चाहिए। ठीक है भाई। लालच ही डुबाने का बाकी तो ये हमारा था स्वस्थ जीवन का आधार। यदि देश के 30 लाख करोड़ बचाने हैं और विश्व के 400 लाख करोड़ बचाने हैं, तो जो हमारी ये वीडियो है इसको देखो और समझो और आचरण करो स्वयं का। आप सभी को धन्यवाद। हेलो बच्चों। सो आज का हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो 6th क्लास का 3rd चैप्टर है। सो अभी तक हमने विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, जंतु, पौधे और पक्षियों, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हमें भोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए, अभी किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पौधे हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। वो चीजें आप आगे सीखोगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, पर मैं बता रहा हूँ कि हर एक जीव को जो जीवित है उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3rd चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। मतलब अगर आप उचित आहार यानी आप सही चीज अपने पेट में डालोगे, यानी सही चीज का भोजन करोगे, तो भोजन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर का आधार, वही क्या है, स्वस्थ शरीर का आधार है। मतलब अगर आपको स्वस्थ शरीर रखना है तो आपको अच्छा भोजन करना होगा, वेजिटेरियन वाली डाइट करनी होगी। वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाना होगा। ठीक है, तो हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि क्या क्या चीजें, मतलब भोजन इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या रोल प्ले करता है हमारी प्रतिदिन की एनर्जी के लिए। क्योंकि देखो, हर एक चीज, अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब से हम चार्ज लगाते हैं या फिर हमें उसे विद्युत या कुछ प्रोवाइड करते हैं, है ना, तब जाके उसे एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार क्या होता है कि भोजन खाते ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो भाई बहन होते हैं, मैदो और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय की नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। नोटिस बोर्ड पे क्या पढ़ते हैं, आज का विचार। मतलब उनके स्कूल में क्या रहता है, मिष्टी और मेदू के स्कूल में रोज नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा जाता है, नया चीज लिखा जाता है या फिर, है ना, तो उससे क्या होता है, उसको पढ़ते हैं, जिससे अपने विचार क्या होते हैं, मतलब और अच्छे होते हैं, है ना। उन चीजों से हम समझते हैं कि हमें पढ़ाई एक इकलौती चीज नहीं है जिससे हम दुनिया को समझ सकते हैं, और भी चीजें हमें समझनी रहती है। उस हिसाब से सुविचार लिखते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, सुविचार कहते हैं। तो वो दोनों पढ़ते हैं कि आज का विचार अनंते जातानी जीवंती। ठीक है, इसका मतलब पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है, मतलब खुश होते हैं। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत का एक सूक्ति है, मतलब एक श्लोक है। ठीक है, जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। ठीक है, आहार क्या करता है, आहार यानी भोजन। भोजन क्या करता है, जीवित प्राणियों के लिए क्या होता है, जीवित प्राणियों को जीवन देता है। ठीक है, जीवन देता है यानी उन्हें, मतलब अगर अपन भोजन नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसी प्रकार उनको क्या देता है, जीवन देता है। आइए हम इस सुक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं, मतलब हम भोजन का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब जैसे कि सबको पता है कि सब लोग खाना खाते हो। ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ खाना खाते हो। ठीक है, तो हम सब प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, देखो, जो भी होता है, मतलब घटक यानी कंपोनेंट। ठीक है, घटक यानी क्या होता है, कंपोनेंट होता है।
मतलब एक जरूरी पार्ट है भोजन, हमारे शरीर का क्या एक जरूरी पार्ट है। मतलब अगर भोजन नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं सकते। आपके द्वारा साप्ताहिक, अब जैसे कि इसमें एक्टिविटी दी है कि एक हफ्ते में आप क्या क्या खा रहे हैं, सुबह शाम रात, है ना, दिन में भी अगर कुछ खा रहे हैं तो उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उनकी ये लिस्ट दिखानी कि आप क्या क्या खाते हैं। जैसे कि मान लो एक ये लिस्ट है, जैसे कि ये सोमवार को आपने क्या खाया, ठीक है, मंगलवार को आपने क्या खाया। बच्चों इसकी लिस्ट आपको ही बनानी है, आपको पता लगेगा आप रेगुलर क्या खाते हैं, आपको समझ में आएगा और आगे पड़ेगी कि क्यों बनानी है। ठीक है, अब ये बनाने का रीजन है क्या, ठीक है, ये जो आप बनाएंगे इससे आपको क्या पता लगेगा, क्या विशेष बात ध्यान में आती है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, मतलब आप रोज क्या एक ही चीज खाते हैं, एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। जैसे कि सबको अलग अलग खाना पसंद है ना, किसी को बैगन की सब्जी पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को गोभी की सब्जी पसंद है, किसी को नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपका आहार क्या, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। आपकी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई सूची से कीजिए। आपकी एक सूची बनाइए, ठीक है, अपने मित्रों जो बनाएंगे उनकी भी सूची देखिए, तो देखिए क्या डिफरेंसेस आता है, वो क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, अब तालिका का अवलोकन करने से आप क्या पाते हैं आप क्या समझेंगे, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। मतलब आपको जो भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, जो भी अंतर दिखाई देते हैं दोनों के, आपके मित्रों और आपकी लिस्ट में, उसको आप देखिए, अवलोकन करिए, उसका समझिए कि वो क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मली अपन सारी चीजें किससे रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है। विभिन्न क्षेत्रों के आहार, देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया कितना बड़ा देश है, ठीक है, और अर्थ तो और भी, अर्थ में और भी कई देश है, कोई कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अर्थ इतना बड़ा देश है, उसके अंदर छोटे छोटे और प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हर जगह का क्या है, अलग अलग खाना है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ में अलग खाते हैं तो ईस्ट में अलग खाते हैं, वेस्ट में अलग खाते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, तो हर एक जगह का टेस्ट क्या होता है, अलग होता है। तो उसी पे समझाया है, उसी पे एक एक्टिविटी है कि आप देखिए कि क्या क्या खाते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये देख रखी लिस्ट, अपन इस लिस्ट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि पंजाब में, पंजाब का खाना तो वैसे सबको पता ही होगा, खाया भी है सबने, ठीक है, कहीं ना कहीं तो खाया होगा। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, इधर क्या फसलें उगाई जाती है। एक और चीज, खाना ठीक है, अब हर जगह पे क्या होता है, अलग अलग फसलें होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, सेकंड चैप्टर में बताया था कि हर जगह पे अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जैसे कि अब किसी किसी जगह का क्या होता है कि जैसे सेब कहीं उगते हैं, कहीं नहीं उगते हैं। ठीक है, चावल कहीं स्पेसिफिक जमीन पे उगाए जाते हैं, है ना, या फिर हर जगह ऐसे, हर जगह की खेती हर जगह नहीं हो सकती। ठीक है, गेहूं कहीं जगह उगाए जाते हैं, कहीं नहीं उगाए जाते हैं, कहीं चावल ज्यादा उगाए जाते हैं और गेहूं कम, कहीं सोयाबीन ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, कहीं दूसरे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीजें कहीं और ज्यादा उगाई जाती है, कहीं कम। जैसे पंजाब में ज्वार मक्का ये बहुत चलता है, क्योंकि सरसों का साग, मक्के की रोटी सुना होगा ना आपने, वैसा। तो क्या उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, गेहूं, चना और दालें। ठीक है, खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ, मक्के की रोटी सबने सुना है, सरसों का साग बहुत सुना है अपन ने, छोले भटूरे होते हैं, पराठा होता है, हलवा, ये सब है। ठीक है, पीने के लिए क्या, लस्सी, छाछ, दूध, ये सब तो सभी पीते हैं, लस्सी, छाछ, दूध और चाय तो हर कहीं मिल जाता है। ठीक है, अब कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका कहाँ है, एकदम नीचे है इंडिया में। ठीक है, चावल उगाया जाता है, रागी उगाई जाती है, उड़द उगाया जाता है और नारियल आया जाता है। ठीक है, नारियल के बहुत सारे पेड़ है, जब भी आप केरला जाओगे ना, तब आप नारियल के बहुत सारे पेड़ देखोगे, हर जगह नारियल उगे हुए हैं वहां पे। ठीक है, हर जगह नारियल के पेड़ हैं। वहां पे खाना क्या बनता है, इडली बनता है, इडली खाई है सबने, डोसा सबने खाया है, सांबर खाया है, नारियल की चटनी, रागी के मुंगड़े, रसम, ये सब चीजें कहाँ बनती है, कर्नाटका में। वहां क्या चलता है, छाछ चलती है, कॉफी चलती है और चाय चलती है। ठीक है, दूसरा क्या है, मणिपुर, मणिपुर में क्या उगता है, चावल उगता है, बॉस उगता है, सोयाबीन उगता है, चावल चावल इंडोरामा की चटनी बनाते हैं। ठीक है, मटर और हरे प्याज की
कचौरी बना सकते हैं, मटर हरे प्याज की सब्जी बनती है, ठीक है। बिना दूध की चाय, बिना दूध की चाय कहाँ पी जाती है? मणिपुर में पी जाती है, ठीक है। वैसे तो हर कहीं पी सकते हैं, उसे काली चाय भी कहते हैं, पर ठीक है। अब क्या हमें देश की विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाली पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? अब हमें पता है कि हर एक स्टेट में, हर एक प्रदेश में अलग अलग आहार या फिर अलग अलग फसलें क्या होती हैं? उगाई जाती हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। बच्चों अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है अपनी, वही एक्टिविटी से रिलेटेड आपको अपनी कॉपी में, आपको अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। एक लिस्ट बनानी है, ये लिस्ट हो गई, ठीक है। ये 3 पार्ट करने हैं उसके, ठीक है। एक पार्ट लिखना है कौन सा स्टेट है, ठीक है, कौन सा प्रदेश है, ठीक है। दूसरी जगह वहां क्या उगता है, ठीक है, क्या उगाया जाता है, क्या फसल उगाई जाती है, और वहां की कौन सी चीज खाने में प्रसिद्ध है और कौन सी चीज पीने में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको एक लिस्ट बनानी है, करीबन इसमें 10 स्टेट होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे कितने स्टेट होने चाहिए? 10 होने चाहिए, ठीक है। या फिर 10 स्टेट हो सकते हैं, 10 शहर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर आपको ये क्या करना है, ये चीजें बनानी है, जिससे आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितनी कितनी विविधताएं हैं, किसमें, डिशेस में। जो आप खाते हैं वो तो थोड़ा सा ही चीजें हैं, बाकी और भी विविधता है इस खाने में। जैसे भोजन की विविधता इंडिया में है, वैसे ही आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के बाहर पूरा वर्ल्ड हर जगह अलग अलग चीजें क्या खाई जाती है भोजन के स्वरूप में, ठीक है। अब आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों का मध्य क्या संबंध पाते हैं? उगाई जाने वाली फसलों के मध्य में क्या संबंध पाते हैं? अब नेक्स्ट, आप पारंपरिक खाद्य एवं और स्थानीय स्तर पे उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? मतलब आप क्या समझते हैं कि पारंपरिक खाद्य यानी ट्रेडिशनल फूड, हर जगह का अपना एक ट्रेडिशनल फूड होता है पदार्थों, और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, ठीक है, उधर उगाई जाने वाली फसलें मध्य क्या समझते हैं? जैसे कि कर्नाटका में अगर ज्यादा चावल होते हैं तो उधर क्या करते हैं लोग? चावल के साथ ज्यादा खाते हैं, मतलब चावल के साथ सब्जी खाते हैं, चावल के साथ दूसरी चीज खाते हैं। ज्यादा चीजें किससे बनी रहती है? चावल से। जैसे कि डोसा का बैटर हो गया या फिर इडली हो गई, ये चावल और दाल से ही क्या होता है? बनाया जाता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जहां जो चीजें ज्यादा उग रही, जैसे कि पंजाब में मक्का ज्यादा उगता है, ठीक है, तो वहां मक्के की रोटी होती है। सरसों ज्यादा उगता है तो सरसों का साग होता है। तो वैसी चीजें, जहां जो चीजें ज्यादा होती है वहां वही उनसे कनेक्टेड क्या है? उनका भोजन है, ठीक है। ये आप समझोगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आप जैसे कि आप अगर कहीं रहते हो, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से पूछो कि हमारे जहां का मैं हूं, मान लो आप बिहार से हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, क्या हमारा खाना उससे रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान यानी मतलब भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है? फार्मिंग होती है, ठीक है। क्या होती है? फार्मिंग होती है। कृषि ज्यादा कहाँ होती है? भारत में होती है ना, जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के सॉइल होती है, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है। मृदा यानी क्या होता है? सॉइल होता है। सॉइल यानी क्या समझते हो? मिट्टी, ठीक है। सॉइल होता है और क्या होता है? जलवायु होता है, यानी क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि जैसे केरला जैसी जगह हो गई, वहां पे थोड़ा ठंडा माहौल रहता है, ठीक है। ऊपर हिमालय अगर उधर देखेंगे, लद्दाख देखेंगे, उधर थोड़ा ठंडा माहौल रहता है। एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, इधर गर्म माहौल रहता है। तो ऐसे माहौल के हिसाब से क्या होता है? फसलें उगाई जाती हैं कि मृदा के प्रकार और जलवायु की परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया, सॉइल के आधार पर और क्लाइमेट के आधार पर क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। बच्चों एक और चीज,
कौन सी फसल उगेगी वो डिपेंड करता है वो सॉइल कैसी है, वो सॉइल कहाँ की है। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं एक ऐसी जमीन पे जहां पे गेहूं उगाए जाते हैं वहां पे चावल उगा दूं, तो ऐसा नहीं होता है। चावल की खेती अलग होती है, गेहूं की खेती अलग होती है, और भी चीजों की खेतियां उनकी सॉइल और उनके क्लाइमेट पे डिपेंड रहती है। ठीक है, उनके पर्यावरणीय जलवायु पे। ठीक है, भारत के भारत के विविध विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति उस विशेष क्षेत्र में जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद प्राथमिकताएं संस्कृति परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। मतलब उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके खाने पीने की चीजें, उनका रहन सहन, उनके उस तरीके से चेंज हो सकता है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग चीजें, या फिर हर हर स्टेट में एक प्रसिद्ध भोजन होता ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने पंजाब का बताया, कर्नाटक का बताया, यूपी के कुछ होते हैं, बिहार में लिट्टी चोखा होता है। तो इस तरह समय के साथ भोजन पकाने की पद्धति कैसे परिवर्तित हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत पहले क्या होता था, अभी बहुत सारे लोगों के घर में भी होगा, चूल्हा होगा। ठीक है, चूल्हा यानी मैं इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा नहीं बात कर रहा हूँ, जो पहले गोबर से बनता था वो वाले चूल्हे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आजकल कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज होता है। ठीक है, या फिर कोई गैस वाला चूल्हा यूज होता है। ठीक है, और भी चीजें यूज होती है। तो ऐसे विस्तार, मतलब ऐसे क्या होता गया है, बढ़ता ही गया है। ठीक है, ऐसे चीजें अब खाने बनाने की विधि कितनी अलग हो गई है। या फिर जैसे कि पहले क्या होता था, सिलबट्टा यूज होता था। सिलबट्टा किसी को पता है क्या, क्या होता है, एक पत्थर होता है। ठीक है, एक लंबा सा ऐसा पत्थर होता है और एक और पत्थर होता है। यहाँ पे कुछ भी चीज रख के इसको, इस पत्थर को इसके ऊपर क्या करते हैं, घिसते हैं, जिससे क्या होता है, इसका मिश्रण बन जाता है। ठीक है, जो चीज हम आजकल किस में करते हैं, मिक्सर में करते हैं। ठीक है, मिक्सर तो देखा होगा सबने। तो जो चीज मिक्सर में करते हो सिलबट्टे में, तो ऐसे खाने की पद्धतियां बदलती गई है, धीरे 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 चीजें इवॉल्व हुई हैं और नई चीजें आई हैं। ठीक है, तो आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पीन की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। हाँ पता है, हमारे भोजन में के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, हमारा तरीका और दूसरों का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या समय के साथ खान पीन की आदतें और भोजन बनाने की प्रवृत्ति परिवर्तित हो गई है? हाँ हो गई है। अब कैसे हुई है वो अपन देखेंगे। जैसे कि देखो, मैंने बताया था, ये मैंने एग्जाम्पल दिया ही था और ये आ भी गया एग्जाम्पल। पहले क्या होता था, पारंपरिक चूल्हा यूज होता था जिसमें रोटी बनती थी। ठीक है, आजकल क्या होता है, आधुनिक गैस चूल्हा होता है, कुछ गैस इलेक्ट्रिक गैस भी आ गए। ठीक है, पहले क्या होता था, सिलबट्टा यूज होता था। देखो ये जो औरत है ये क्या पीस रही है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज होता है। ठीक है, सबके घर तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आजकल हो गए, सिलबट्टा बहुत कम घरों पे होता है। ठीक है, तो ऐसे आधुनिक चीजें बदलती ही गई है। ठीक है, मतलब खाने बनाने की पद्धति में थोड़ा बहुत चेंज आता ही गया। अब जैसे कि भोजन के घटक क्या है। ठीक है, आपने ज्ञात करा, क्या ज्ञात करा, आपने क्या समझा कि हर एक आपके द्वारा किए गए साक्षात्कार को ज्ञात हुआ कि हर एक पद्धति बदलती है। भोजन बनाने की पद्धति, जिन्हें पाक पद्धतियां भी कहते हैं। ठीक है, इसे पाक पद्धतियां कहते हैं, समय के साथ परिवर्तन हो गई है। पारंपरिक वो आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। खाने बनाने के तरीके, पहले के खाने बनाने के तरीके और अभी के तरीके बहुत चेंज आ गए। ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस आ गया। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। जैसे बताया ही मैंने, पहले क्या यूज किया जाता था, गोबर के चूल्हे, और अब क्या किया जाता है, ठीक है, वो गैस यूज किया जाता है। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हा का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भोजन के घटक क्या है। घटक घटक यानी होता है कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, मैदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। स्वस्थ आहार ही क्या है, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप अच्छा आहार करेंगे, आपका आहार अगर स्वस्थ होगा तो आपका जीवन भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है,
मतलब जीवन और आहार एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए बच्चों आप लोगों को भी एक अच्छा भोजन यानी स्वस्थ भोजन करना चाहिए। और स्वस्थ भोजन क्या होता है? स्वस्थ भोजन वो होता है जो शाकाहारी हो, मेनली क्या हो, वेजिटेरियन हो। अब इस महोत्सव में क्या हो रहा है अपन देखते हैं। मैदू और मिष्टी क्या देख रहे हैं इस महोत्सव में? इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल एंड पोषण, मतलब स्टॉल लगाए, आपने भी अपने स्कूल में स्टॉल तो लगाए होंगे, ठीक है। तो पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टॉल लगाए गए, आपने भी अपने स्कूल में स्टॉल लगाए होंगे। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता एक डॉक्टर है, विद्यार्थियों को बताती है कि स्वस्थ स्वास्थ्य ही परम धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? कभी आपने बिना खाना खाए रहा है? मतलब कभी फास्ट किया हो या फिर कुछ किया हो, जैसे कि आपके घर में जब आप भी खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है? कैसा अनुभव होता है खाना नहीं खाते हैं तो? कमजोरी होती है, काम में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता, दिमाग ठीक से नहीं चलता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को क्या नहीं मिल रही? एनर्जी नहीं मिल रही। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। थका हुआ और क्या करते हैं? कम ऊर्जावान, यानी हमारी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? अब मुझे बताओ, जैसे कि जब भी गर्मी का समय आ जाता है तो माता पिता क्या कहते हैं कि जो भी पानी पियो उसमें थोड़ा ग्लूकोज मिला लो। क्यों कहते हैं ऐसा? है ना, एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेट होती है, ठीक है। अभी आगे समझोगे आप डिहाइड्रेशन क्या होता है, पर अभी ये समझ लो। अब ग्लूकोज मेनली होता है क्या, ठीक है। ग्लूकोज अब आपको पता है आप पीते हो, पर ग्लूकोज है क्या, समझेंगे। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। अब एक नया शब्द है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये भोजन में पाए जाने वाला एक मुख्य तत्व होता है, ठीक है। मुख्य तत्व होता है जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। अब ये आप समझोगे आगे कि ये सब चीजें क्या होती है, पर अभी छोटा ऊपर ऊपर धीरे धीरे चीजें समझनी है, एकदम से अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत है, मतलब हमें क्या मिलता है? बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है अगर हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, गेहूं में कार्बो, चावल में होता है मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद, तथा अनेक फलों में भी होता है, जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, आम हो गया, है ना, में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर प्रचुर मात्रा में रहता है। मतलब इनमें क्या रहता है? बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे कि ये हो गया अनानास हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया है, केला, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूं, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। आपको अब पता है सामान्य चीनी, मतलब चीनी तो आप सब खाते होंगे, ठीक है। चीनी भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? ठंड के टाइम हम लड्डू क्यों खाते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ और चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं, ठीक है। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य गगट के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। अब वसा क्या होता है? वसा यानी होता है फैट, ठीक है, फैट कहते हैं इसको। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे में भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। फैट क्या करता है? अपनी बॉडी में गर्माहट लाता है एक तरीके से। वसा के स्रोत पादप अधिकार या जंतु अधिकार हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवों तथा कुछ कद्दू, जैसे कि किस में होता है? मूंगफली में होता है, अखरोट में होता है, बादाम में होता है, ठीक है। मेवे तथा कद्दू सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, सरसों के बीजों
में भी क्या होता है, अच्छे स्रोत में क्या होता है, फैट और कुछ विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होता है आप समझोगे, पर ये समझ लो कि जितने भी सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, ठीक है, कद्दू के या फिर सूरजमुखी के, इन सब के सीड्स मतलब बीजों में भी क्या होता है, बहुत अमाउंट ऑफ फैट और एनर्जी होता है और विटामिन होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये किस कहाँ कहाँ होता है, दही में होता है, बादाम में होता है, काजू, तेल, सोयाबीन, मूंगफली, सॉरी तिल, अखरोट, सूरजमुखी, पिस्ता, मक्खन, इन सब में क्या होता है, वसा बहुत ज्यादा होता है। हमारी बॉडी बॉडी को मेन जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, फैट की और प्रोटीन की। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तीनों चीजें के कॉम्बिनेशन से जो फूड हम खाते हैं वही हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, इन चीजों के कॉम्बिनेशन से जो हम खाते हैं वही हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न प्रकार गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं गतिविधियां करने के लिए। इसी कारण से उन्हें ऊर्जा प्रयादी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में हमारे शरीर में वसा ऊर्जा एक संग्रहित स्रोत है। मतलब फैट हमारे बॉडी में और कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी की स्रोत है। मतलब वो जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ध्रुवीय भालू यानी पोलार बियर। ठीक है, जो पोलार बियर किसी ने देखा है क्या, मैंने तो नहीं देखा भाई, ऑफ कोर्स टीवी में तो सबने देखा है कि त्वचा नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। मतलब इसकी त्वचा के नीचे क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, इस ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। जो इसका फैट है वो इसके किस चीज के रूप में काम करता है, एनर्जी के रूप में। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहयोग करता है। सबको पता है कि बियर क्या होता है, बहुत ज्यादा सोता है। ठीक है, तो जैसे वो सो जाता है तो बहुत टाइम तक क्या करता है, वो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है, जिस वजह से वो बहुत टाइम तक क्या कर सकता है, भूखा रह सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज हमारे शरीर को क्या रखती है, स्वस्थ रखती है। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भोजन बनता है वो क्या होता है, एक स्वस्थ और कंप्लीट भोजन होता है। जैसे कि प्रोटीन, मैंने बताया था प्रोटीन, प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दूध, दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। मतलब दूध से बनी हुई चीजें और दालें प्रोटीन के अच्छे। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों मसल्स को बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर क्या खाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट करते हैं। मतलब उनकी डाइट में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। अब देखो, ये चीज जो है हमें एक स्वस्थ जीवन नहीं जीने देती है। क्या, जंतुओं से भी प्राप्त करना, ये बहुत गलत बात है। कभी भी अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए आप क्या नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, जंतु नहीं खाएंगे, ना अंडा खाएंगे, ना मछली, ना कोई मांस, कुछ भी नहीं खाएंगे। यही हमें वैदिक विज्ञान क्या करता है, इसी में हमारी सहायता करता है। वेद में लिखा हुआ है कि जितना आपको अगर स्वस्थ जीवन जीना है अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुख प्राप्त करना है तो आपको शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा, मांसाहारी नहीं। तो ये चीज बुक में गलत लिखी है। अब प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत हैं, दाल, फली, मटर, मेवे। जब इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं वेजिटेरियन में, तो हम ये नॉनवेज क्यों खाए, हम कभी नहीं खाएंगे ये नॉनवेज। ठीक है, वेदों में लिखा हुआ है कि नॉनवेज खाने वाला कभी भी क्या करता है, सुखी नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें नॉनवेज नहीं खाना है। ये बात आप अभी से समझोगे तब आगे जाके समझ। प्रोटीन के कुछ स्रोत होते हैं, दूध, पनीर, अंडा नहीं, मछली नहीं, मांस नहीं, ये सब नहीं खाना है। समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में वृद्धि, मरम्मता के सहायता, इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक यानी जो शरीर को बढ़ाते हैं, मसल्स को बढ़ाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। जैसे कि प्रोटीन हमारी शरीर में, जैसे कि हमारे पास क्या है, अरहर की दाल हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गए,
चना हो गया, मटर हो गया, मूंग दाल हो गई, है ना। तो ये सब क्या होता है, प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार से सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, सही मात्रा में क्या खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपकी वृद्धि क्या होगी, नहीं होगी। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है। अब ये एक्सरसाइज है, क्या आपने कभी मशरूम देखे हैं, मशरूम किसी ने खाए हैं क्या, या फिर देखे हैं क्या मशरूम होते हैं। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पे उगते हैं। खाग मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स, मशरूम क्या है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, ये भी एक वेज है, तो ये भी क्या है, एक सही स्वस्थ भोजन है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमें दैनिक आहार में फल, सब्जी, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने में सलाह क्यों दी जाती है। आइए निम्नलिखित दो अध्ययनों को पढ़कर कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थों को समझें। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों से रक्त स्रोत और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। रक्त स्रोत यानी उसकी नाक से खून निकलता था और सूजन होती थी। ठीक है, कि लंबी यात्रा 1776 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया है, नींबू और संतरों से मिलता है विटामिन सी। ठीक है, ये जीके की बात है पर आपको समझ लेनी चाहिए। विटामिन सी किससे मिलता है, संतरे नींबू से। इस रोग से मुक्त हो जाएंगे, मतलब इस रोग को नहीं होगा जब भी हो जाएंगे। मसूड़ों के रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। किस रोग के लक्षण है, स्कर्वी रोग के। अगर ना मसूड़ों से रक्त आता है और उनमें सूजन आता है तो ठीक है। अध्ययन 1 को पढ़कर आपने निष्कर्ष निकालते हैं कि स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ। नींबू और संतरे स्कर्वी रोग के उपचार से सहायक है। इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज क्या पता लगी कि जितनी भी खट्टी चीजें होती है उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, जिसका बहुत अच्छा सोर्स क्या है, नींबू है और संतरा है। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि हिमालय क्षेत्र भारत में उत्तरी मैदान इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। ये गर्दन में क्या हो गई, सूजन आ गई है। ठीक है, भारत सरकार ने मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया, जिससे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक में सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये कमी कैसे चली गई, आयोडीन वाला नमक से। ठीक है, आयोडीन वाले नमक से क्या हो गई, ये जो बीमारी थी वो ठीक हो रही थी। इस क्षेत्र में मृदा से आयोडीन की कमी के कारण थे, मतलब सॉइल में क्या था, नमक की कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन और जल में आयोडीन की कमी, गर्दन के अगले भाग सूजन, घेंगा, जिसको क्या कहते हैं, घेंगा, घेंगा नामक उनको क्या हो जाता था, रोग होता था। ठीक है, तो ये किससे ठीक हुआ, ये सोडियम की कमी से ठीक हुआ, सॉरी आयोडीन की जब कमी हुई उसको पूर्ति करने से ठीक हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे आप क्या समझते हैं। आपने समाचार पत्रों और विज्ञानों के अनुसार आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना, अथवा आपने नमक के पैकेट में भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ है कि वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। जिसमें क्या करा जाता है, आयोडीन के क्या मिलाए जाते हैं, कुछ लवण मिलाए जाते हैं। तो क्या मिलाया जाता है, आयोडीन में आयोडीन मिलाया जाता है नमक में। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय, अगरिया नामक जनजाति होती है, मतलब एक समाज होती है जो क्या करती है, एक पारंपरिक पता है उनकी प्रथा है वो कि वो नमक निकालती है। वे कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों से नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं। ठीक है,
और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? रेगिस्तान से और समुद्र से। ठीक है, हमारी शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप कैसे जानेंगे? आप उनके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि हम क्या खाते हैं, उन चीजों को समझेंगे, उन चीजों के बारे में अवलोकन करेंगे। फिर आपको और चीजें समझ में आएगी कि आपके डाइट में प्रोटीन रहता है कि नहीं, सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रहता है कि नहीं, या फिर फैट भी सही अमाउंट। क्योंकि एक स्वस्थ भोजन करने के लिए तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। ठीक है, और हमेशा ही अगर ये आपको आहार करने तो आप क्या करेंगे? एक वेजिटेरियन डाइट, यानी एक शाकाहारी खाना ही खाएंगे, मांसाहारी खाने वाले नहीं खाएंगे। मांसाहारी हमें स्वस्थ नहीं करता, हमें निरोगी रोगी बनाता है, समझे? विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोत और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र में दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए। ठीक है, विटामिन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है। एक लिस्ट दी है। ठीक है, कौन सा विटामिन क्या चीजें पूरी करता है। अब मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने एक विटामिन और बताया था, विटामिन सी, जो किससे मिलता है? हमें हमें जो मिलता है खट्टे चीजों से, नींबू से और संतरे से। एक विटामिन डी होता है जो हमें सूरज से मिलता है, जो नेचुरली हमें मिलता है, जो सूरज से मिलता है। ठीक है, तो कितने तरह के विटामिन होते हैं, उनके डिफिशियंसी से यानी लक्षण क्या होते हैं अगर हम कम खाएं तो, ये सब। जैसे कि सबसे पहले विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, क्या कार्य करता है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, अगर आपको आंखें अच्छी करनी है और आपकी त्वचा अच्छी करनी है, यानी चमकना है, तो विटामिन ए खाओ। कहां से मिलता है? पपीता, गाजर, आम, दूध। ठीक है, रोग का विकास, दृष्टि का ह्रास या क्षति, दृष्टि कम हो सकती है। ठीक है, लक्षण, दुर्बल दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, ये उसके क्या है? लक्षण है। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। अब जैसे कि और विटामिन, जैसे कि विटामिन बी 1, यह है विटामिन बी 1, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है और हार्ट को, तो क्या करना पड़ेगा? विटामिन बी 1 ज्यादा खाना पड़ेगा। फलियों में होता है, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों में। बेरी बेरी एक वो होता है, बीमारी होती है, वो हो जाती है सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। सांस लेने में क्या होती है? परेशानी होती है। अगर आपका हृदय ठीक नहीं है, दिल अगर आपका ठीक नहीं है, सही से नहीं धड़क रहा है, स्वस्थ नहीं है, तो आपको सांस लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विटामिन सी, मैंने पहले बता चुका हूं, शरीर के रोगों से बचाता है ना। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। स्कर्वी हो जाता है, हमें पता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय लगना। ठीक है, अगर आप में विटामिन सी की कमी होगी तो आपको जब लगेगी, मतलब आपको अगर कहीं लग जाती है, तो वो घाव भी बहुत धीरे धीरे ठीक होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसके लक्षण है। अब आ गया विटामिन डी। अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। मतलब इसमें क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर कैल्शियम की कमी नहीं रखनी है तो क्या करना है? विटामिन डी खाना है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, अगर आप धूप में बैठते हैं कुछ देर, तो दूध, मक्खन, मछली, अंडा नहीं खाना है। नॉनवेज मैंने पहले ही बताया, जिस भी चीज से नॉनवेज कनेक्ट कर रही है वो कभी भी सही नहीं है, यानी नॉनवेज से आप नहीं खा सकते। मांसाहारी एक ऐसी चीज है जो लोग कहते हैं कि खाना चाहिए पर नहीं खाना चाहिए, जिससे हमें क्या मिलता है? हम सुखी जीवन नहीं जी सकते, और वो स्वस्थ भोजन भी नहीं है। ठीक है, और स्केट्स एक नाम बीमारी होती है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, जो आपकी अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, जो आपके मसल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, और वो मुड़ जाते हैं। हाँ, थोड़े से भी गिरने पे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो वो होता है विटामिन डी की कमी से। जैसे कि आपको कैल्शियम की कमी से क्या होता है? मान लो आपने कैल्शियम की कमी से, हमारी अस्थियां और दांतों स्वस्थ रखता है। कैल्शियम क्या करता है? हमारी दांतों को और हड्डियों को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। दूध, सोया दूध, दही, चीज, पनीर में होता है। अस्थि और दंतक्षय, दुर्बल अस्थियां, दंतक्षय मतलब दांत टूट सकते हैं, दांत का कुछ हो सकता है, दांतों में कुछ कीड़े लग सकते हैं, कुछ हो सकता है, या फिर दुर्बल अस्थियां हो जाती है, यानी हड्डियां क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है।
ठीक है। आयोडीन की कमी, आयोडीन हमने पढ़ा था पहले भी, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। अगर आपको सही से आपका, अगर मतलब आपको ये एक मेंटली भी चीजें हेल्प करती है, ठीक है। विटामिन मिनरल्स ये करते हैं, मेंटली भी हेल्प करते हैं, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन आपकी मानसिक क्रियाशील में सहायक है। आयोडीन नमक युक्त सिंघाड़ा है, समुद्री शैवाल है, ठीक है। ये तो गलत है। घेंगा एक बीमारी होती है, गर्दन में अग्रभाग में सूजन, कहाँ हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, या फिर यहाँ पे हो जाती है। आयरन, आयरन यानी लो, आयरन यानी वो वाला आयरन नहीं है, आयरन एक विटामिन है, ये मिनरल है, समझ लो। रक्त का महत्वपूर्ण घटक है, मतलब अगर आपको खून को रेड रखना है, ठीक है, एक स्वस्थ खून रखना है, तो आपको क्या खाना होगा, विटामिन आयरन जैसी तत्व खानी, वो होती है हरी सब्जियों में, हरी चीजों में, हरे पत्ते के साग, चकुंदर, अनार। खून की कमी आ जाती है, ठीक है। दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई, ठीक है, जितना खून आपका गाढ़ा होगा उतनी दुर्बलता से आप सांस ले पाएंगे। एकदम पतला खून भी नहीं सही है, एकदम गाढ़ा खून भी सही नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या खाना होगा आपको, आयरन खाना होगा, ठीक है। तो ये सब आपने सीखा है, ये आपको समझना है, इसको देखना है, इसको पढ़ना है, याद करना है, जिससे आप अपने भोजन, एक स्वस्थ भोजन कर पाए आपके और आपके परिवारजनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सीखा कि विटामिन A B1 C और D, और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ठीक है। विटामिन तो हमने सीख लिया, खनिज यानी होते हैं मिनरल्स, मैंने बताया था इनको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। खाद्य घटकों के दो समूह हैं, हमारे शरीर की विभिन्न रोगी को रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों से कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए किसका होता है, आम का होता है, गाजर का होता है, दूध का होता है। विटामिन बी अलसी के बीज, गेहूं, दूध, चावल और कुछ कद्दू के बीज और पनीर में होता है। विटामिन सी होता है हरी चीजों में, अमरूद में होता है, हरी मिर्च में होता है, संतरे में होता है जो खट्टी चीजें होती है। विटामिन डी होता है दूध में, ये मैंने पहले ही बताया। मछली में तो गलत है, ये मछली गलत है, ये गलत है, अंडे गलत है। मशरूम में हो सकता है, मक्खन में हो सकता है, दूध में होता है, ठीक है। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक मतलब जो हमारी बॉडी को पोषण कर रहे हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बना रहे हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, फैट जरूरी है, विटामिन तो आ ही जाते हैं खाने के साथ, मिनरल्स जरूरी है, ठीक है। ये सब जरूरी पार्ट है हमारे क्या है, फूड के। विटामिन और खनिज को सुरक्षा नमक पोषक तत्व कहा जाता है, मतलब ये क्या करते हैं, दूसरी बीमारियों से हमें क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारी। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप में दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी, ठीक है। कभी कभी बोलते नहीं है कि रात में मूंग गलानी चाहिए या फिर ये सब गला के खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे बॉडी क्या रहती है, स्वस्थ रहती है। खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज भरपूर है, ठीक है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं, आप कच्ची और पकी हुई सब्जियों में क्या अंतर देखते हैं। क्या आपने कभी देखा कि पकाए जाने वाले पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है, या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है जब भी हम सब्जी पकाते हैं। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब भी हम खाना पकाते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमान नहीं होगा, कि हम खाने में क्या मिलाएं, फल मिलाएं और कुछ कच्ची साग सब्जी मिलाएं, जैसे कि बीट रूट हो गया, या फिर आप सैलेड्स खाएं, ठीक है। ये सब चीजें के भी क्या खाना चाहिए, खाने के साथ आपको खानी चाहिए। कटी हुई छिली हुई साग भाजी, फलों को धोने से कुछ भी विटामिन नष्ट हो सकते हैं, फलों को धोने से भी कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी को सब्जियां और फल क्या कर लेने चाहिए, धो लेने चाहिए। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधे और जंतुओं से तो कुछ प्राप्त नहीं होता, हमें पौधों से प्राप्त होता है, नहीं। नमक जिसे पोषक तत्व हमें समुद्र के पानी या चट्टान से प्राप्त किए जा सकते हैं,
ठीक है, कहाँ से मिलता है नमक? चट्टान से या समुद्र से। फूल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। ठीक है, आहारीय रेशे ना फाइबर। सिर्फ आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, यानी फाइबर हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, यानी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भोजन में। ठीक है, क्या? फाइबर आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को फाइबर या फिर आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व के अलावा हमें किसकी जरूरत है? फाइबर और जल की। आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। फाइबर क्या करता है? हमारा जो कुछ खाना है जो पचा नहीं रहता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? ये पचाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती थी, अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उसे रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी, मतलब फाइबर से युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी। और मल के रुचारू निकास के सुनिश्चित करता है। हमारे आहार से रुक्षांश मुख्य रूप से पादप द्वारा किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, तेज फल, साबुत अनाज, दालें व मेवे, इन सब के ये अच्छे स्रोत है। फाइबर का क्या स्रोत है? ताजे फल खा लो, पत्तेदार साग खा लो, साबुत अनाज खा लो, दाल खा लो, मेवे, ये सब क्या होते हैं? अच्छे स्रोत होते हैं किसके? फाइबर के। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ एक सूची बनाइए। वो तो सूची बनाने को बोला है, ये आपका काम है। ऐसे कौन से फ्रूट्स या फल हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? जल देते हैं। ठीक है, जल प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तरबूज, ठीक है, जितने फल हो गए, मैक्सिमम फल हमारे बॉडी को क्या करते हैं? वाटर प्रोवाइड करते हैं। जहां तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाना चाहिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ से क्योंकि यह केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारे पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। मतलब हमारा शरीर जल के साथ मिलके, मतलब भोजन जल के साथ मिलके हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है। यह और जो पानी होता है वो क्या होता है? ये पसीने और मलमूत्र के माध्यम से शरीर से यह पसीने और मलमूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से क्या निकलता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? देखो बच्चों, जिस तरह भोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भोजन जितना शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही कितना है? जल इंपॉर्टेंट है। जैसे भोजन के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, है ना, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, ये सब जो चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, है ना। उसी प्रकार हमें जल भी हमारे जीवन का एक बहुत मतलब जरूरी तत्व है। ठीक है, उसको एक एवरेज इंसान को, मतलब एक हर एक इंसान को 3 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, तभी जाके वो क्या रह पाएगा? स्वस्थ रह पाएगा। कभी आपने पढ़ा भी होगा कि सुना होगा कि आपको कितना 3 से 4 लीटर क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। ये तो एक साइंटिस्ट है। देखो ये क्या है, कोलुलुथुर गोपालन ने भारत के पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया है, मतलब रिसर्च किए, और भारतीय संदर्भ के एक उपयुक्त आहार की स्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसे प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों की व्यापक स्थित कमियां पहचानी गई। ठीक है, ये तो इनका। और उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है। इनके नाम से क्या एक योजना लागू हुई, जिसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को संतुलित आहार उपलब्ध करना। इस आयोजन में देश भर के करोड़ों बच्चे
स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब क्या कहते हैं, ये एक योजना स्वरूप है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है भोजन के विभिन्न घटकों। ठीक है, तो घटकों यानी क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो भोजन के विभिन्न परीक्षण कैसे करें, परीक्षण यानी होता है टेस्ट। ठीक है, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं और आगे जाके आपको क्या करने को मिलेगा, आपको टेस्ट करने को मिलेंगे, यानी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे। ठीक है, आपको और चीजें एक्सपेरिमेंटली समझ में आएगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि चीजें पढ़ के समझ में नहीं आती है, ज्यादा उन्हें जब हम लाइव चीजें करते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट खेलोगे, पढ़ोगे उसके बारे में तो समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको खेलते हो, समझते हो, तब आपको ज्यादा डिटेल में चीजें पता लगती है ना। वैसे ये चीजें जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, टेस्ट करोगे, तब आपको पता लगेगा। आपको प्रैक्टिकल फाइल मिली होगी, ठीक है, आपको अभी प्रैक्टिकल्स कराएंगे, है ना, तो इन सब से आपको पता लगेगा कि ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। हमेशा याद रखना, थियोरिटिकल नॉलेज से ज्यादा क्या जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। ठीक है, अब आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, क्या क्या पोषक तत्व होते हैं खाद्य पदार्थों में। पहले मंड, मंड को कहते हैं अपन स्टार्च। स्टार्च हमें मिलता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वसा यानी प्रोटीन, वसा यानी फैट, प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है। किससे, सरल परीक्षणों यानी एक्सपेरिमेंट करके क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। प्रयोगशाला मतलब जैसे कि जो तुम्हारी लैब्स होंगी, ठीक है, प्रयोगशाला मतलब लैब्स होंगी, उसमें भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। हाँ, तो प्रयोगशाला में, लैब्स में भी क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। आइए जाने कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। अब हम पता लगाएंगे कि हम इन चीजों को कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें प्रोटीन कितना है, कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखिए, अब अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट जो देखे रखे हैं इधर। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी का या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कूटा हुआ नारियल लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, मतलब कोई सा भी आप मटेरियल या फिर कोई सा भी आप फूड, है ना, या फिर कोई सी भी वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर कोई सा भी फ्रूट, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, परीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए ले लिया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ के एक छोटे से टुकड़े को अलग अलग प्लेट में रखें। जैसे कि अलग अलग प्लेट में क्या करना है, रखना है, ये रखा हुआ है, अलग अलग प्लेट्स में रख दिया इन लोगों ने। देखो, ये आलू रखा है इस प्लेट में। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता, ड्रॉपर किसे कहते हैं, ड्रॉपर इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ड्रॉपर हुआ। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन का विलयन की 2-3 बूंदे डालें। मतलब क्या डाले, आयोडीन डालें। ठीक है, क्या डालना है, आयोडीन डालना है। ठीक है, देखे कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया। अगर कोई परिवर्तन आता है, क्या यह नीला काला हो गया है। आपने अवलोकन तालिका को 3.3 अंकिता से अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को बताता है। मतलब जब भी आप आयोडीन डालेंगे, ठीक है, आयोडीन डालेंगे किसी भी खाद्य पदार्थ में, आयोडीन डालेंगे किसी भी क्या खाद्य पदार्थ में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा या क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन डालने की 2-3 बूंदों के बाद फिर देखते हैं, तो उससे क्या पता लगता है, उसमें किसकी उपस्थिति, मंड की। मंड यानी होता है स्टार्च। तो मंड की उपस्थिति के लिए हमने देख लिया कि स्टार्च, स्टार्च है तो मतलब क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है। ठीक है, मंड यानी ये होता है। नेक्स्ट, अब करते हैं वसा की परीक्षण। वसा यानी फैट। ठीक है, फैट का परीक्षण कैसे करते हैं, क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले, मतलब उन्हीं का छोटी सी क्या लेनी है, मात्रा लेनी है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज से अलग अलग टुकड़ों पर रखे, अलग अलग टुकड़ों पर रखे। कागज पे क्या करना है, अलग अलग टुकड़ों पे रखना है। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटे और उसे दबाएं। ठीक है, क्या करना है, पहले एक
कागज लेना है, ठीक है, मान लो कोई भी मैंने एक कागज ले लिया, ठीक है, उसमें क्या करा, मान लो ये कोई खाद्य पदार्थ है, मैंने उसे रखा और उसे क्या करना है, रैप करना है और इसे बहुत तेज दबाना है, प्रेस करना है, ठीक है, दबाना है। ध्यान रखिए कि कागज फटे ना, इतने तेज नहीं दबा देना है कि कागज फट जाए, ठीक है। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दे। अगर मान लो अगर मैंने कुछ रखा, ठीक है, उसको दबाया, अगर उसमें कुछ पानी होगा तो क्या होगा, पानी होगा तो उसको क्या करने देंगे, सूखने देंगे। सूखने के बाद क्या होगा, क्या कागज पर किसी प्रकार का तेलीय धब्बा बन जाता है ना। अगर कागज पे कोई तेल का धब्बा बना प्रेस करने के बाद और सुखाने के बाद, तो क्या मतलब इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है, क्या कारण, ये सोचना पड़ेगा ना, सोचेंगे तभी विज्ञान को समझेंगे। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है, अगर क्या है, किसी खाने के पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा, एक तेल का धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए, प्रकाश के सामने यानी सनलाइट के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश धुंधला दिखाई देता है, जो प्रकाश है वो धुंधला दिखाई दे रहा है क्या। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। किसकी उपस्थिति दर्शाता है, फैट की क्या करता है, उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है, अपने अवलोकन की तालिका अंकित करें। अब एक एक्सरसाइज दिया आपको, अंक तालिका 3.3 में आपको बताना है कि किसमें क्या रहती है, किसमें वसा की मात्रा रहती है। वो 3.3 ऊपर है नीचे अपन देखेंगे अभी। नेक्स्ट है प्रोटीन के लिए क्या करना है, परीक्षण। प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, अपन परीक्षण करेंगे, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण होता है, अपन वो देखते हैं। इस क्रियाकलाप में शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा अभी क्या किया जा सकता है, परीक्षित किया जा सकता है, प्रदर्शित। पिछले क्रियाकल्पों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले, मतलब पिछले वाले क्या है, आप जो भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाद्य पदार्थ है, यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो क्या है, मतलब सॉलिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब समझ रहे, ठोस यानी क्या होता है, वैसे जैसे एक पत्थर ठोस होता है, आलू एक ठोस होता है, तो खरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना ले। क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है या बनाना है चूर्ण, ठीक है, चूर्ण, ठीक है, पेस्ट और चूर्ण बना ले, चूर्ण बना ले, ठीक है। ये रसायन हानिकारक है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद नहीं करेंगे, जब शिक्षा जो टीचर है वो रहेगा तभी आप करेंगे, ठीक है। और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक ना छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए, ठीक है। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें देखनी है। अगर आपके शरीर पर कोई रासायनिक गिर गया तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। अगर कोई केमिकल, रसायन मतलब केमिकल गिर जाता है आपकी स्किन पे, तो आपको क्या करना है, सीधे धोना है उसको, ठीक है, क्योंकि हर एक केमिकल एक रिएक्टेंट की तरह होता है, आपकी बॉडी में क्या करता है, रिएक्ट करता है। हो सकता है आपको कोई घाव दे दे, कोई एलर्जी दे दे, हो सकता है आपको किसी से एलर्जी हो, इसीलिए आपको इन प्रोडक्ट से क्या करना है, दूर रहना है, ग्लव्स पहनना है उस टाइम पे, ठीक है, और अपने टीचर की बात मानी जो भी होगा है। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुख में न डाले, एक तो वो खाने के लिए नहीं होता तो मुख में न डाले, और न ही उसे सूंघने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ केमिकल्स में क्या होता है कि उसमें होती है जहरीली स्मेल, ठीक है, कुछ होती है कड़वी सी स्मेल, तो ऐसे हर किसी को आप स्मेल करके नहीं दे सकते, पता नहीं हमें वो क्या रिएक्शन कर जाए आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये सब सावधानी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब खाद्य पदार्थ ले लिया, उसमें आप क्या करना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये ड्रॉप ले, ये, ठीक है, उसके बाद ये सब रखा है ना, इसमें कोटा है, उसने ये ब्रेड है, ये बाकी सारे प्रोडक्ट है, सोयाबीन मटर सब। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परखंडी में डालें। प्रत्येक परखंडी को 2 से 4 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं, ठीक है। परखंडी यानी होता है ये, इसको क्या कहते हैं, परखंडी यानी होता है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, टेस्ट ट्यूब,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब कहते हैं उसको। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखंडी में कॉपर सल्फेट विलियम की 2 बूंदें डालें। क्या डालें? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, ठीक है, याद रखना, कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है। अब एक और ड्रॉपर लेके प्रत्येक परखंडी में कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदे डाले। क्या डालना है? कास्टिक सोडा डालना है। क्या डालना है? कास्टिक सोडा। ये भी क्या है? केमिकल है। परखंडी को अच्छी तरह हिलाएं, टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रखे रहने दे। ये होता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते, उन्हें गिर जाएगा। किस पे रखेंगे? टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे, ठीक है। अब क्या क्या दिखता है, कैसे प्रोटीन का पता लगता है, आप देखेंगे। आपने क्या देखा? क्या देखा आपने? क्यों कुछ परखंडी के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। अपने अवलोकन की तालिका को 3.3 में लिखें। क्या अगर उसका कलर क्या हो गया? बैंगनी हो गया, ठीक है, बैंगनी हो गया, तो वो क्या करेगा? वो दिखाएगा कि उसमें क्या अवेलेबल है? प्रोटीन अवेलेबल। से यह निष्कर्ष निकलता है कि कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति होती है, ठीक है। जब मूंगफली का तेल भी होता है, ठीक है, मूंगफली में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उनमें कोई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। कई पोषक तत्व, मतलब हो सकता है एक चीज में 10 तरह के गुण हो, ठीक है, 10 तरह के पोषक हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो, स्टार्च हो। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? इनमें इनमें किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? किसका आप दिन भर खाते हैं या प्रतिदिन खाते हैं, मतलब हर एक एक दो दो दिन में या फिर रोज खाते हो? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ का पता लगाने का प्रयास करें। स्टार्च, वसा और प्रोटीन को अच्छे स्रोत है, ठीक है। कौन कौन से फूड प्रोडक्ट जो आप खाते हैं वो देखना है उसमें कि उसमें कितना स्टार्च है, उसमें वसा है या नहीं, या फिर प्रोटीन है या नहीं, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको अच्छी डाइट करनी है, अच्छा स्वस्थ खाना खाना है, तो ऐसा खाना खाइए जिसमें ये तीनों अवेलेबल है। अब ये 3.3 जो ये है, इसको आपका ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है ये आप जाएंगे और इन सब में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। और ये परीक्षण जो लैब वाला परीक्षण है उसको छोड़ देंगे, आपकी टीचर वो लैब परीक्षण करवाएगी, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। बाकी जो दूसरे हैं, कागज में लपेटना और आयोडीन अगर मिल जाए तो ठीक है, वैसे तो वो भी नहीं मिलेगा तो आप कागज में लपेट के सिर्फ फैट तो चेक कर ही सकते हैं। संतुलित आहार, ठीक है। अब क्या होता है, हम इतना सारा भोजन करते हैं, ठीक है, अब भोजन तो हमने कर लिया, ठीक है, पर वो एक मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों को पोषण संबंधित आवश्यकताएं समान होती है? मतलब क्या सबकी आवश्यकताएं समान होती है? मतलब हो सकता है, ये देखना अपन को, है ना। क्या आपको और आपके दादा दादी का, नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य शरीर, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मतलब जरूरी हर एक की बॉडी में, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर कमी होती है, कुछ ना कुछ चीजें ज्यादा होती है। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है कोई, ठीक है, जो खेल कूद करता है, खेल खेलता है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए प्रोटीन की इनटेक होना ज्यादा जरूरी है, मतलब प्रोटीन होना ज्यादा जरूरी है उसकी डाइट में, ठीक है। कहीं कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कहीं फाइबर चाहिए उसको। वैसे ही अगर आपके दादा दादी, नाना नानी है तो उनकी डाइट अलग हो सकती है, ठीक है, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से। बच्चों में प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए बच्चों को, ऐसे ऐसे चीजें क्या बदलती जाती है, ठीक है। तो हर एक में क्या होता है, हर एक को मतलब आवश्यकता अलग अलग होती है, किसकी? प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, इन सब की। कौन सा हेल्दी है, किसमें क्या क्या है, ठीक है। ये आलू के चिप्स का पैकेट है और ये है भुने हुए चने का पैकेट, ठीक है, दोनों सबने खाए होंगे। दोनों की वेट कितना है? 100 ग्राम, ठीक है, दोनों का वेट है 100 ग्राम। इसमें ऊर्जा, कैलोरीज कितनी होती है? हाँ, एक और चीज, ऊर्जा को
कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलोरीज से। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलोरी से। ऊर्जा यानी क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी को हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलोरी से। तो इसमें कितनी कैलोरीज है? 536। इसमें कितनी है? 355। जितनी ज्यादा आप कैलोरीज लेंगे उतने ज्यादा आप क्या होंगे? मोटे होंगे। ये याद रखना। ठीक है, जितने ज्यादा आप कैलोरीज लेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? आप मोटे होंगे। ठीक है। वसा, वसा यानी फैट। फैट कितना है इसमें? 35 ग्राम है। इसमें फैट कितना है? 6 ग्राम है सिर्फ। और हाँ, और कार्बोहाइड्रेट कितना है? 53 ग्राम है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 58 ग्राम है। ठीक है, लगभग बराबर है। प्रोटीन इसमें 7 ग्राम है। प्रोटीन इसमें है 18 ग्राम। कितना है? 18 ग्राम। आहारीय रेशे, ठीक है, वो कितने हैं इसमें? मिनरल्स 4.8 ग्राम। इसमें कितने हैं? 16.8 ग्राम। तो कितना डिफरेंस है? ठीक है, इसमें मिनरल ज्यादा है, इसमें वसा में फैट इसमें ज्यादा है, उसमें कम है। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम कम फैट वाली चीजें खाएं। ठीक है, या फिर अगर फैट खाएं तो एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। ठीक है, तो गुड फैट बैड फैट कैसे डिसाइड होता है? जैसे कि अगर आप घी खाते हैं, ठीक है, ये गुड फैट है। कुछ जैसे कि ये चने खाते हैं, ठीक है, ये गुड फैट है। मूंगफली खाते हैं, वो गुड फैट्स हैं। बैड फैट क्या होते हैं? जो आपको ज्यादा फैट देते हैं, जैसे कि ये चिप्स का पैकेट, ठीक है, बर्गर हो गया आपका, पिज्जा हो गया आपका, मैदा हो गया, ये सब आपको क्या देते हैं? बैड फैट देते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। आपको स्वस्थ खाना खाना चाहिए जो आपके लिए गुड फैट है। जैसे कि घी, घी भी कौन सा खाना चाहिए आपको? देसी गाय का घी। ठीक है, देसी गाय का घी खाना चाहिए आपको। ठीक है, तो घी भी किसका खाना चाहिए? देसी गाय का। नेक्स्ट, अब ये कुछ जैसे कि क्या होता है, अब ये आहार के पैकेट पर, जैसे कि आप अब एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप एक काम करिएगा, चिप्स का पैकेट लाइएगा, ठीक है, चिप्स का पैकेट, ठीक है, और कुछ और भी लाइएगा साथ में, कुरकुरे का पैकेट लाइएगा, और कोई हेल्दी चीज जैसे कि ये चने ही लाइएगा। अब इन तीनों में देखिएगा कि कैलोरीज कितनी है, ऊर्जा कितनी मिल रही है, सब चीज लिखा रहता है पैकेट के पीछे। शुगर कितनी मिल रही है उसमें, ठीक है, तो ये सब लिखा रहेगा। तो ये सब आपको क्या करना है? एक बार चेक करना है, देखना है। इससे आपको परीक्षण करने में पता लगेगा कि कौन सी चीज क्या एनर्जी होती है, या फिर आपको वो अच्छे चीजें हैं भी या नहीं है। हमेशा मार्केट की जो चीजें जो पैकेट्स में आती है वो हमें क्या करनी है? मैक्सिमम टाइम अवॉइड करनी है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है? हमें हमेशा बैड फैट मिलता है। ठीक है, मैंने बताया गुड फैट बैड फैट क्या होता है। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधित जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? कौन सा आहार चुनेंगे आप? क्या चुनना है आपको? भुने हुए चने चुनना है। ठीक है, भुने हुए चने। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। क्या होती है? कुछ कुछ पदार्थों में क्या होती है? ज्यादा क्या होती है? शुगर होती है। शर्करा यानी शुगर, ठीक है, शुगर और वसा की मात्रा यानी फैट की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक कैलोरीज होती है। जिसमें ज्यादा फैट और ये होगा उसमें क्या होगी? ज्यादा कैलोरीज होगी। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्य प्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है। जो भी आप बाहर मैदा, पिज्जा, बर्गर ये सब खाते हैं वो किस में आता है? जंक फूड में आता है। ठीक है, वो आपके शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। खाद्य पदार्थ में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेट्स, टॉफी कौन कौन खाता है? वो भी गलत है आपके शरीर के लिए। पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति का मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधित रोगी से पीड़ित भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसको अन्य बीमारी भी हो सकती है। पहले तो क्या आएगा? मोटा हो जाएगा वो, ठीक है, और उसमें क्या होगी? अन्य बीमारी हो जाएगी उससे। ठीक है, बीमारियां भी हो सकती है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य ही परम धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है। अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे तो आप कैसे घूमेंगे, कैसे
अच्छे से रहेंगे, कैसे दूसरों के साथ खुश रहेंगे अगर आप खुद शरीर के अंदर खुश नहीं है। इसलिए खुद के शरीर में पोषक तत्व डालना क्या है, ज्यादा जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जंक फूड परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। अगर आपको अच्छे से जीना है, सुखी जीना है, तो उसके क्या लिए अनिवार्य है, एक पोषक अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। किस लिए, मतलब कब अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा, जब आप अच्छा भोजन करेंगे, वो भी स्वस्थ भोजन। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई भी अगर पैकेट खा रहे हो तो उसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उस पैकेट पे कुछ कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी प्रत्येक पोषक तत्व मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी क्या प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, कुछ पोषक तत्व क्या करे जाते हैं, बाहर से ऐड करे जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार प्रोटीनाइज खाद्य पदार्थों के उदाहरण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव परीक्षण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता के नियंत्रित करती है। FSSAI ये खाद्य पदार्थों को क्या करती है, टेस्ट करती है और उन्हें अप्रूवल देती है कि अगर कोई चीज है, ठीक है, उसमें अप्रूवल देती है। अगर कोई भी आप पैकेट लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप पैकेट लेते हैं, उसके पीछे आपने सारी जानकारी देखी होगी। तो ये FSSAI का क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है, उससे आपको सारी चीजें अपने प्रोडक्ट में डालनी रहती है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है जिसमें ये सब नहीं है तो उसको बिल्कुल मत खाइए, वो गवर्नमेंट से इशूड नहीं है। ठीक है, मिलेट मोटा अनाज, मिलेट यानी क्या होता है, मोटा अनाज, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, पोषक अनाज। इनको एक और चीज क्या कहते हैं, पोषक अनाज कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल सब होता है। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं, मतलब हर जगह इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थिति में सहजता से उगाया जाता है। हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। हर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हर फसल के लिए कंडीशंस अलग होती है, सॉइल अलग होती है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, अलग अलग जलवायु की परिस्थितियों में ये सहजता से उगाया जाता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कद्दन यानी मिलेट भी कहा जाता है। जितने भी ये सब है, क्या क्या, ज्वार, बाजरा, ये सब, गेहूं में दाल वाल सब, इनको क्या कहा जाता है, मिलेट कहा जाता है। क्या आपने कभी मिलेट से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं, उनसे बने हुए खाद्य पदार्थ आपने खाए हैं क्या, देखते हैं। वैसे तो खाए होंगे, अभी आप नाम सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे इसमें ये होता है। कद्दन छोटे आकार के अनाज होते हैं, छोटे आकार के अनाज, और सर्दियों में भारतीय आहार का अभिन्न अंग है। मतलब किसमें खाए जाते हैं, मेनली सर्दियों में खाए जाते हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण, कितने अनगिनत मतलब बहुत सारे लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयंस, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और भी चीजें होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पोषक अनाज कहा जाता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, ये एक गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल और प्रोटीन है। ठीक है, यह हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब हमारी रेगुलर एनर्जी के लिए ये क्या है, बहुत अच्छे फूड है। ठीक है, अब खाद भी, ठीक है, कैसे बनती है चीजें, ठीक है, खेत में हमारी थाली तक, खेत से हमारी थाली तक गेहूं कैसे आता है, कोई भी अनाज कैसे आता है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, यह हम जानेंगे। इस प्रक्रिया के क्या चरण है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने पूर्व प्रक्रिया समझने के लिए 3.10 चित्र, इस चित्र को अब देखते हैं अपन। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले किसान क्या करता है, गेहूं उगाता है। ठीक है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, हमें ये पता है। किसान क्या करता है, गेहूं उगाता है।
ठीक है, बहुत सारे आप लोग बच्चे होंगे जिसमें जिसके परिवार वाले किसान मतलब खेती करते होंगे। अब अनाज की मड़ाई और ओसाई, मतलब अनाज को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, उसे अच्छे से साफ किया जाता है, जो खराब चीजें उसे हटाई जाती है, अच्छे से उसे सुखाया जाता है सबके। अनाज का भंडार, अब वो क्या जाते हैं, किसान अपने अनाज को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बेच देते हैं या फिर किसी प्राइवेट जगह पे बेच देते हैं या फिर खुद बेचते हैं, ठीक है। अनाज फिर कहाँ जाता है, अनाज पीसना और पैक करना। अब क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ लोग डायरेक्ट खरीदते हैं या फिर कुछ कुछ लोग कंपनी से खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी को देते हैं और उससे क्या करा जाता है, पैक करा जाता है अनाज को, ठीक है। अनाज पीसा जाता है, फिर ये सीधा कहाँ जाता है, दुकानदार के पास, दुकानदार के पास या फिर परिवारजन, जो परिवार वाले हैं वो इस अनाज को जब पिसवाते हैं तो उनके पास आता है। अब परिवार से कहाँ आता है, हमारी थाली में आता है, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है रोटी से, मतलब खेत से गेहूं आने तक के रोटी में, ठीक है। तो बहुत मेहनत से हमें एक रोटी मिलती है, तो हमें हर एक बाइट का, यानी हर एक कोल का क्या होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। गेहूं या किसी अन्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादन से उपभोक्ता तक की गई कुल दूरी को उसका खाग मील, फूड माइल कहते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं, फूड माइल कहते हैं। खाग मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। अब जितने ज्यादा मीलें बढ़ रही हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा कंपनियां बढ़ रही हैं, ठीक है, उस उतना क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उतना क्या हो रहा है, पॉल्यूशन, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। तो ये कम करना जरूरी है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और हम यह हमारे भोजन को अधिक ताजा और स्वस्थ रखता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट किसान से लेंगे तो वो स्वस्थ चीजें रहेगी ना। अब कंपनी में तो मिलावट वाली चीजें भी कर सकते हैं। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर बर्बाद करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, कभी भी खाना क्या नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत में हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने के लिए कितना समय लगाते हैं और कितनी मेहनत लगती है, कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना आपको क्या हो, भूख हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये होता है फूड की, खाने की क्या होती है, बर्बादी होती है। क्या सारांश है इसका? संपूर्ण भारत के लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं, अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं, हमें पता है, जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रोटीन विटामिन होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकता, संस्कृति और परंपराओं के आदि अनुसार हो सकती है। मतलब हर एक जगह की खाद्य पदार्थ अलग अलग तरह से हो सकते हैं, हर जगह अलग अलग खेती होती है, हर जगह अलग अलग फूड फेमस होता है, ठीक है। समय के साथ पाक पद्धति परिवर्तित हुई, हमें पता ही है। खाना पकाने की प्रारंभिक आधुनिक तरीके बहुत अंतर है पहले के तरीके। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, फूड हमें एनर्जी, और हमारे शरीर को वृद्धि और विकास में सहयोग करता है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। जितना अच्छा आप खाना खाएंगे उतने क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन का आवश्यक घटक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। क्या है, एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है, वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट। जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है, ठीक है। शरीर में अगर मसल्स बढ़ानी तो क्या खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, वो भी वेजिटेरियन। विटामिन और खनिज हमारे शरीर की मजबूती बनाते हैं, ठीक है, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। संक्रमण मतलब हमें बीमारियों से, चीजों से बचाते हैं, ठीक है, एलर्जी से बचाते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। एक संतुलित आहार खाना चाहिए हमें, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, फैट हो, और वो भी गुड फैट। मैंने बताया गुड फैट बैड फैट क्या होता है, वो सब हो, ठीक है।
लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक की कमी से रोग के विकार हो। अगर आपने कोई एक चीज भी सही से नहीं ली, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, कोई रोग हो सकता है या फिर उसकी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। हर एक विटामिन की कमी होने से हमने पहले ही पढ़ा है कि क्या कुछ रोग हो सकते हैं। मिलेट को मोटा अनाज, पोषक अनाज कहा जाता है। मिलेट को कहा जाता है पोषक अनाज, क्योंकि यह हमारे शरीर का सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं हमारे शरीर को वर्क करने के लिए। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थिति में आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ठीक है, बल्कि पर्यावरण और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा है, ठीक है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान पे उपभोक्ता तक की कुली दूरी को कहते हैं, उसका खाद्य मील कहते हैं, ठीक है। हमें कभी भी भोजन कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम जो भी भोजन खाए, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए और कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना। जैसे कि हमारे बड़े लोग भी कहते थे कि हमें भोजन क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये वीडियो एंड होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न हो आपका। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अगली वीडियो में आपको स्पेसिफिक बता दूंगा, जिससे आपको और पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। और पिछले जो सेकंड चैप्टर है उसके भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगा, जिससे आपको पढ़ने की आसानी होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको आंसर जल्द से जल्द देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। थैंक यू।